नमस्कार। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जम्मू के दौरे पर थे और उन्होंने एक बार फिर संकेत दिया है कि पाकिस्तान से पीओके वापस लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। चर्चा करेंगे। रमेश अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर बीजेपी के लीडर है। रमेश जी, आपका स्वागत है। कपिल सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस के, इनका भी स्वागत है। लेकिन सवाल मैं पहले रमेश जी से पूछूंगा। अरोड़ा साहब, ये क्या मतलब आप पीओके को कभी भी इस्तेमाल करते रहते हैं? इसको आपने ऐसा मुद्दा बना के रखा है जैसे चुनाव आते हैं तब आपको पीओके की याद आती है, जब कोई बड़ा दिन होता है तब आपको पीओके की याद आती है। विनोद जी, मुझे लगता है पीओके मुद्दा नहीं है। पीओके हमारी कमिटमेंट है, पीओके हमारी सोच है। 1994 का रेजोल्यूशन है। नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस के हमारे साथियों ने उस समय गवर्नमेंट के अंदर थे जी। पूरे देश में यूनानिमस रेजोल्यूशन है, इसलिए वो मुद्दा नहीं हो सकता, एक कमिटमेंट हो सकती है। ये बात जरूर है कि जो माननीय राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो इंडिकेशन, वो देश भर की एक विल, इच्छा शक्ति का उन्होंने दर्शाया है कि देश भर की इच्छा शक्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भावना उन्होंने प्रकट की है कि देश की भावनाएं क्या है जी। बाकी ये है कि ऐसा है कि अल्टीमेटली आज नहीं 10 साल बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद एक सिचुएशन, अगर आप ठीक बात कहते रहे, एक सिचुएशन जरूर आती है कि जिस समय जैसे इजराइल जो है पूरा एग्जिस्टेंस में आ चुका था, बिल्कुल खत्म हो चुका था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एग्जिस्टेंस में आ गया। एक कमिटमेंट जो आप दोहराते हैं तो उस दोहराने के पीछे उसकी रिजल्ट भी हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर, जैसे एक बार टाइम आया नॉर्थ साउथ कोरिया की दीवार गिरी। मुझे लगता है कि इस कमिटमेंट को उन्होंने दोहराया, जो हमारी कमिटमेंट पार्लियामेंट की, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। और वो हम स्टैंड करते हैं उसके लिए। हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो सोच है, हमारे लिए वो एक आइडियोलॉजी है, हमारे लिए वो विचारधारा है, उसको बार बार कहना ही पड़ेगा। जी। कपिल जी, बड़ा अजीब सा नहीं है कि आप जिस चीज को शुरुआत करते हैं, आप अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी पहले आप उसको उनका क्रेडिट लेते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्रेडिट लेते थे, भीमराव अंबेडकर का क्रेडिट लेते थे। रेजोल्यूशन आपके कार्यकाल में ये पारित हुआ था, नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में, कि पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, लेकिन क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। देखिए, यहाँ तक आपने महान पुरुषों के नाम गिनवाए जी। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भीमराव जी अंबेडकर जी, वो तो भारत की धरोहर है। लेकिन कांग्रेस ने कब उनका क्रेडिट लेने की कोशिश की? ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को आज समझ में आया कि वो भारत की धरोहर हैं और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और भारत की धरोहर और भारत के महापुरुषों को, उनके जो अनगिनत कार्य उन्हें अपने काल में किए, वो भारत के युग पुरुष हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक हम बात करें रेजोल्यूशन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मत से पार्लियामेंट में तब एक रेजोल्यूशन डाला गया था कि हम पीओके को लेंगे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा ही फर्क रहा है। 56 इंच का सीना भी हमने देखा, सुना भी, लाल आंख भी हमने प्रधानमंत्री जी की देखी। राम मंदिर देख लीजिए आप, पूरी बात सुन लीजिए ना जी। सुनाइए। हमने लाल आंख भी देखी। चीन का अरुणाचल प्रदेश में स्मार्ट विलेज भी हम देख रहे हैं। पेंगोंग लेक के ऊपर चीन अगर पुल बना रहा है, हम वो भी देख रहे हैं जी। चीन ने कई किलोमीटर एरिया भारत का हथिया लिया, हम वो भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और विडंबना देखिए, हमारे फौजी जनरल चीन के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, जो एक समय में 56 इंच और लाल आंख के बिना बात नहीं करते थे, आज वो दबे शब्दों में ये नहीं कह सकते। और उन्होंने बयान क्या दिया कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है, ना कोई आया है। लेकिन कभी आपने उसका जिक्र नहीं किया, मंदिर का जिक्र नहीं किया, 370 का जिक्र नहीं किया, 3 तलाक का जिक्र नहीं किया, जो इन्हें कमिटमेंट की थी, जो इनका मैनिफेस्टो में रहता है। मैं करता हूँ ना, उसकी बात भी करता हूँ जी। वो अगले चरण में करता हूँ ना, क्योंकि वो इलेक्शन का चरण है ना जी। और यहाँ तक बात करें हम इस सरकार की, तो पाकिस्तान कितनी शिद्दत से आतंकवाद हमारे देश के अंदर भेज रहा है। और 2014 से पहले जिस तरह पाकिस्तान को नीस्ते नाबूद करने की बातें होती थी, पीओके तो लेना एक रेजोल्यूशन था,
जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम सुने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की अगर हम सुने तो वो पाकिस्तान को नीस्ते नाबूद इस देश दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात करते थे। यहाँ तक बात करें हम आज राजनाथ सिंह जी के बयान की, जी। तो राजनाथ सिंह जी ने बयान वही दिया जो भारत के रक्षा मंत्री का होना चाहिए। जी। लेकिन बयान कथनी, लेकिन मैं आपके माध्यम से जी। ये पूछना चाहूंगा कि ये कथनी जो है वो करनी में कब तक तब्दील हो जाएगी? चलिए, ये कपिल जी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि उन्होंने राम मंदिर या फिर 370, 3 तलाक पर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है। इन्होंने ठीक कहा, ये आईना देख के आए हैं, शायद इसलिए इनको लग रहा है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं, हमें आईना खुद देख के आए हैं। इन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए कांग्रेस का रोल रहा है, इन्होंने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी का रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये प्योर डेमोक्रेट है, कथनी करनी की मैं बनाऊं। सबने, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी ने ये चुनाव किया था और मेजॉरिटी वोट से, पूरी मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी वोट से वल्लभ भाई पटेल को आगे बनाया था, अपना उसको लीडर चुना था, उसको प्रधानमंत्री के लिए भी कैंडिडेट उसी का बनाया था। लेकिन इनकी करनी, इनकी डेमोक्रेसी की परिभाषा अपनी है, इन्होंने उसे हटा के कर दिया। इनकी कथनी थी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इन्होंने देश का विभाजन कर दिया। इनकी कथनी आगे चली, शेख अब्दुल्ला को लाके इन्होंने इंस्टॉल कर दिया। इनकी कथनी आगे चली तो कश्मीर में ये एक्सपेरिमेंट करते रहे, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान से सिर्फ रेजोल्यूशन पास करना ही काफ़ी नहीं था, अगर हाथ से हम मिलाकर अगर कोई बात करना शुरू की है तो हम लोगों ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। मुझे लगता है कथनी करनी में इनको ये अंतरावलोकन करना चाहिए। इन्हीं के राज में आज तक नहीं हुआ था कि बाहर बेटी शादी हुई थी, यहाँ पर आके उसके अपने राइट खत्म हुए थे प्रॉपर्टी के। हम लोगों ने कमिटमेंट की थी, शुरू से रखा, तो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान को लेकर चले थे, उस पर लागू हुआ। जब जैसे हमें मौका मिला हमने वो 370 अबॉलिश कर दिया। अब कथनी कंट्री में फर्क किसका भाई? फर्क तो इन लोगों की सोच का है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्लोगन देकर कहीं मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक बना रखा था, कहीं क्रिश्चियन को क्रिश्चियन के नाम पे डिवाइड करते थे, कहीं कास्ट के ऊपर डिवाइड करके वोट बैंक को लेते थे। हम लोगों ने वो जो पैटर्न थे उन लोगों को खत्म किया है और आज देश भर के अंदर लोगों को एक थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो रहा है और वोट प्रोसेस शुरू हो रहा है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि अच्छी अपोजिशन रिक्वायर्ड है अच्छी रूलिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो रूलिंग तो इनको तशरीह में डाल के देगी नहीं कि लो जी अपोजिशन आप लोग करो, कर ये नहीं पा रहे। और लेकिन अच्छी अपोजिशन डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी रहती है। अनफॉर्चुनेटली हम अनफॉर्चुनेटली कहेंगे कि ये लोग उस पर पूरे नहीं कर पा रहे, पूरा नहीं कर पा रहे। जी। कपिल जी, सवाल ये उठता है कि आप भाजपा पर ये आरोप लगाते हैं कि कथनी और करने में अंतर है, लेकिन आप खुद देखिए, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के साथ अन्याय किया, गोरखा बिरादरी के साथ अन्याय किया, आपने सफाई कर्मचारी जो अमृतसर से पठानकोट से लाए थे उनके साथ इंसाफ नहीं किया, आपने बाजीगर बिरादरी के साथ इंसाफ नहीं किया, और आप ये आरोप मढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। विनोद जी, मैं आईना देखकर ही नहीं आया, मैं साथ में भी लाया हूं दिखाने के लिए। हमारे दोस्त रमेश जी ने कहा कि जिस तरह से आरोपित कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट देश का निर्माण किया, और जब इस देश के संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उसमें ये सारी चीजें उसमें रखी गई। आज एक पर्टिकुलर नाम देकर एक राष्ट्र की बात कौन करता है? हम तो सेकुलर राष्ट्र की बात करते थे, आज भी करते हैं। कौन करता है? पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने के बजाय जब वहां पे बिरयानी खाने गए हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद आमों का आदान प्रदान होता रहा, और प्रधानमंत्री जी की माता के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी साड़ियां भेजते रहे,
उसके बाद ये क्या जवाब देंगे। जी और अगर आपने कहा कि मंदिर की बात करें, प्रभु श्री राम जी के मंदिर की, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जी सबको सम्माननीय था। ट्रिपल तलाक में इन्होंने किया क्या, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता। क्योंकि पहले भी अगर शरिया के मुताबिक कोई औरत तलाक लेती थी और उसको एक तलाक चरणबद्ध तरीके से दिया जाता था और उसके बावजूद भी वो कोर्ट में जा सकती थी, जी और उसी को किया इन्होंने जी कि चरणबद्ध तरीके से जो तलाक नहीं औरत लेती थी उसको नाजायज बोला जाता था। जी यही इन्होंने पार्लियामेंट में लाया, और आज भी वो औरत, वो पीड़िता, वो कोर्ट में फिर से जा सकती है। ये हो गया आपका ट्रिपल तलाक। एक सवाल और था आपका। चलिए, आप 370 तो भूल ही गए। हाँ, उसका तो क्रेडिट 370। बनता है बीजेपी को। अगर भारत पाकिस्तान, इन्होंने बात कही कि भारत के दो टुकड़े किए किसने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब बंगाल के, सुन लीजिए, हम लोगों ने थोड़ा किया पूरा, तो ये फैक्ट्स को भी आप जुटलाएंगे। मैंने कहा मैं आईना साथ लाया हूँ, फैक्ट्स भी जुटलाएंगे, आईना साथ लाया हूँ जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कभी कभी देख भी लीजिए, खास साथ रखा, मैं देखकर भी आया हूँ और साथ भी लाया हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल में मंत्री थे और सरकार थी मुस्लिम लीग की, हिंदू महासभा के साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वायसराय को एक लेटर लिखा था कि भारत का विभाजन हो या ना हो, बंगाल का विभाजन जरूर होना चाहिए। और जब सिंध प्रांत में इनकी सरकार थी, उसमें भी एक रेजोल्यूशन डाला गया कि भारत के दो टुकड़े होने चाहिए। इनमें से किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, सत्ता में बने रहे। और उस टू नेशन थ्योरी को सर्वप्रथम जब सावरकर जी ने उठाया, और उसको एंडोर्स करने वाला कौन था? उसको एंडोर्स करने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना। इनसे जानना चाहते हैं रमेश जी, सदाकत तो यह सच्चाई है कि कोर्ट भी कोई फैसला लेती है तो क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होती है, क्या मजाक है? बीजेपी छाती ठोकती, बहुत अच्छा हुआ, न्याय मिल गया लोगों को। मेरा ये कहना है कि इनकी तो हालत ये है, हमारी और इनमें फर्क क्या है? एक लाइन का शेर है, कहते हैं आसमां है झुकता ही जा रहा है, आदमी तो जाते हुए भी अकड़ दिखा रहा है। इनकी हालत तो ये हो गई है कि जा रहे हैं, अपनी पहचान तक खत्म कर चुके हैं, लेकिन अकड़ नहीं गई। जी सेकुलरिज्म की जो बात कर रहे हैं, सूडो सेकुलरिज्म की, देश की तबाही, सेकुलरिज्म की जो इनकी डेफिनेशन है उसके कारण देश की तबाही हुई। सेकुलरिज्म का धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, सेकुलरिज्म जो है, धर्म, हमारा ये मानना है कि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर कास्टों को वोट बैंक के नाते यूज करके उसको सेकुलरिज्म कहेंगे। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल उसी ढंग से होना चाहिए कि हर एक का अपना अपना राइट मिले, हर एक को अपने अपने हकूक मिले। वो जो 3 तलाक की मुस्लिम महिलाओं की जो बात कही, आज ये कह रहे हैं, मुझे लगता है आज तक वो क्यों नहीं कर पाए। मैं दूसरी बात कहता हूँ, इनकी बात छोड़ें, मेरा ये कहना है इनकी एक भी कमिटमेंट बताएं कि जो देश के लिए इन्होंने की हो, एक्सेप्ट दिस कि इन्होंने जो बड़े बड़े स्कैंडल किए, चाहे वो हवाला के कांड हुए, चाहे वो कॉमनवेल्थ कांड हुए, चाहे बाकी हुए, आज लगभग 2nd टर्म शुरू चल भारतीय जनता पार्टी की, या एनडीए की बेसिकली 2nd टर्म चल रही है और लगभग खत्म होने की कगार पे चल रही है। बताए ना कौन से बड़े स्कैंडल सामने आए? हाँ, एक जरूर है, कारण यह है कि इनके स्कैंडल, अब जब सोनिया गांधी जी पर बात आ गई है, इनके नेता राजीव, उनके बाकी नेताओं पर बात आ गई, हेरल्ड का आ गया, बाकी आ गया, तो अब इनको ये लग रहा है, विपक्ष का ये कहना है कि जैसे 1975 में आपातकालीन की स्थिति थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैया इख्तियार करके विपक्ष का गला दबा रही है। देखिए, आज बुरा मत मानिए, आप यहाँ बैठ के विनोद जी ये बात कह रहे हैं, आप प्रेस में है, ये कह रहे हैं कि 1975 में ये स्थिति थी। इन्होंने ये स्थिति खड़ी कर दी थी कि प्रेस का मुंह बंद कर दिया था। रातों रात 25 जनवरी रात को जब फैसला किया गया, रात को 12:30-1 बजे फखरुद्दीन अली अहमद के साइन करवाए थे, सारे देश की, 2 की नहीं, 4 की नहीं, बिना ऑर्डर के सबकी बिजली काट दी गई थी कि प्रिंट ना हो ताकि लोगों को जानकारी न मिले। आज वो सिचुएशन है क्या?
आज आप प्रेस भी आजाद है, पूरी हिम्मत से जो उनको ठीक लगता है कह सकती है, हमारे कंट्राडिक्ट भी करते हैं, हमारे हक में भी बोल सकती है, खिलाफ भी बोल सकती है। वो सिचुएशन को आज की सिचुएशन से कंपैरिजन करेंगे, वो सिचुएशन जिसमें देखिए, बुरा मत मानिए, नसबंदी जो है जबरन की गई, 4 नकाती प्रोग्राम संजय गांधी ने शुरू किया, 20 नकाती इंदिरा गांधी ने शुरू किया, देश के अंदर युवाओं को पकड़ के उसके लिए उस समय 700 रुपए दिया जाता था, जो किसी को लाता उस नसबंदी करवाने के लिए उसको 700 रुपए दिया जाता था। ये काम किया इन्होंने। अब उस पीरियड को आज के पीरियड के कंपैरिजन कैसे बताइए, कैसे कर सकते हैं कंपैरिजन? रिश्वत की बात की, कर्नाटका में एक ठेकेदार सुसाइड कर लेता है और वो कहता है कि 40% रिश्वत मुझसे ठेकेदारी के हिस्से में हमारा एक मंत्री उनका मांग रहा है। उसके ऊपर कोई ईडी नहीं। इन्हीं के एमएलसी हैं जम्मू कश्मीर, है सोनिया गांधी के लिए, सुन लिए ना, इन्हीं के एमएलसी हैं जम्मू कश्मीर के, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोपित प्रत्यारोप करते हैं, उंगली उठाते हैं। कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, और पास्ट में चले गए। और इनसे मैं कह दूं कि बंगारू लक्ष्मण, इनके अध्यक्ष, टीवी पे पकड़े गए 2 लाख रुपए लेते, 1 लाख लेते, कैदे बामुशक्कत जेल हुई 2 साल की। अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष कैमरे के सामने, टीवी के आगे रिश्वत लेते नहीं पकड़ा गया। ये क्या बात करेंगे? नहीं, इसमें आप एफिशिएंसी बता रहे हैं कि आप खाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। ये क्या बात है? जो खाएगा वो पकड़ा भी जाएगा। बंगारू लक्ष्मण उसको 2G का क्या हुआ, हवाला का क्या हुआ, सब लोग बरी हो गए और आप ही की सरकार में बरी हुए। अब ईडी में भी बेल हुई। 8 साल आप क्या करते रहे? ना आपको सोनिया गांधी जी की याद आई, ना आपको राहुल गांधी जी की याद आई, ना आपको पाकिस्तान की याद आई, ना आपको हिंदुस्तान की याद आई, ना आपको हिंदुओं की याद आती है, ना ही आपको मुस्लिम की याद आती है। जब भी 3-4 स्टेट में इलेक्शन होते हैं, ईडी, सीबीआई, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। सारे शब्द इनके शब्दकोश में आ जाते हैं, और ये 5-6 शब्द इनके शब्दकोश से निकाल दिए जाएं तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं ये डिबेट नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। इनको बोल दीजिए ये शब्द, 6 शब्दों के बिना मेरे से बात करके दिखाएं। रमेश जी, इनका ये आरोप है कि आप कुछ चुनिंदा शब्द, पाकिस्तान हो जाए, हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, पीओके हो जाए, राम मंदिर चलो अपने बना दिया, ये चंद ऐसे अल्फाज हैं जिनके भूते इन्होंने कैसे बना दिया विनोद जी? वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। चंदा इन्होंने खाया, राम मंदिर जी की जमीन के स्कैम में इनको पैसे आए, वो बात अलग है, लेकिन मंदिर जो आदेश बनाने का, वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है कि मैं माफी चाहता हूं कपिल जी, इतनी गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट, इस लेवल के मैं इनकी इज्जत करता हूं, इसलिए गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दें कि चंदा इन्होंने खाया, वहां के लिए पैसे आए, वहां के वो जमीन के कागजात तो सारे टीवी मीडिया में चल रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर हमारे में से कोई होगा तो एजेंसी तो फ्री रहती हैं, एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, ये लोग अपना एजेंसीज अपना काम करती हैं। अब जब काम इनके खिलाफ हुआ तो ये कहने लगे कि उनका मिसयूज हो रहा है। मैं बताइए, एक बात बताइए, एक चीज समझ नहीं आती है, भाजपा की सब के सब दूध के धुले हुए, एक भी ईडी ने एक भी भाजपा के बंदे को ग्रिल नहीं किया। मुझे नहीं, मैंने कहा इन्होंने खुद कहा और आपने भी सुना, इन्होंने खुद कहा, बंगारू लक्ष्मण की बात कही कि 1 लाख रुपए उन्होंने या 2 लाख रुपए लेते हुए बात है, 1 लाख रुपए लेते बात हुई, उनको सजा होगी, ये हुआ। तो हमने कब कहा कि भाई बंगारू लक्ष्मण का बड़ा दूध का धुला था, जहाँ गलत हुआ उसके खिलाफ एक्शन हुआ, उनके खिलाफ केस भी बना, सब कुछ हुआ। हमारा ये मानना है कि देखिए, कांग्रेस का कल्चर, बेसिक कांग्रेस ग्रास एक रहती है, नॉर्मली वहां पर कांग्रेस ग्रास जहां होती है ना, वहां पे कोई और दूसरा पौधा नहीं उगता था। कांग्रेस ग्रास को बिल्कुल खत्म करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि इस प्रकार की कांग्रेस घास जिसके कारण बाकी पौधे ना ग्रो कर सके, इसलिए देश ना ग्रो कर सके, यहाँ की कल्चर ना ग्रो सके, यहाँ का सभ्यता ना ग्रो कर सके, यहाँ डिसइंटेग्रेशन की हमेशा बना रहे,
ऐसी कांग्रेस ग्रास को, ऐसी कांग्रेस की कल्चर को खत्म करना है और उसके लिए हम कमिटेड हैं। ये इनकी कमी है की मदद भी ले रहे हैं। ओवैसी केजरीवाल नहीं, हम और ना उनको पनपने भी देना है आपने ना हम ओवैसी को पनपने देना चाहते हैं, ना केजरीवाल को पनप देना चाहते हैं। उनकी अपनी अपनी गेम है, अपनी अपनी लाइन है, अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने उनके सोच है जिससे हम कभी इत्तेफाक रख नहीं सकते। इसलिए अगर ये बात होती तो सिसोदिया के बात जो दिल्ली में अभी इस समय चल रही है, कल परसों में और आज लगातार चल रही है कि भाई उसके खिलाफ जो केस बन रहा है, तो इवन के अनुराग ठाकुर ने खुल के मांग की है, उसके अरेस्ट की मांग की है, मुझे लगता है कि उसके रेजिग्नेशन मांग किया है, केजरीवाल की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण रेजिग्नेशन की मांग की है। मुझे लगता है हमारी उनसे कोई पटरी बैठ नहीं सकती। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, इतिहास साक्षी है कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि कांग्रेस का अल्टरनेटिव, कांग्रेस को लगता है कि हमारा अल्टरनेटिव कोई और बन रहा है और हम अपनी जमीन खरोख होते जा रहे हैं। भाई इंट्रास्पेक्शन, अंतरावलोकन तो कांग्रेस को करने की जरूरत है। अगर ये अपना नहीं कर सकते या अपने आप को नहीं संभाल सकते तो संभालने के लिए तो हम लोग नहीं चाहेंगे। जैसे मैंने खुल के कहा, मैं अच्छी डेमोक्रेसी, अच्छी अपोजिशन, अच्छी रूलिंग के लिए बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैं बचपन से हम लोगों ने अपोजिशन के, हम तो अपोजिशन में थे, रूलिंग में कभी सोचा भी नहीं था। जम्मू कश्मीर में तो कम से कम कभी सोचा नहीं था पावर में आएंगे। हम हमेशा में PSA में भी काटे, DIR में भी काटे, मिसा में भी अरेस्ट रहे, पब्लिक सिविल एक्ट में श्रीनगर भी ले गए। मुझे बताइए 50 बार मैं भी अरेस्ट होके आया, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से संघर्ष करते थे। बताए ना, कांग्रेस के 2 बार तो करके बताए ताकि पता तो लगे कि अपोजिशन क्या होती है। करते हैं आपने आजादी में जिद्दोजहद की, वो चले गए आजादी में के लोग, और उसके बावजूद अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की तुलना कांग्रेसी घास के साथ कर रही है। देखिए, जो खानदानी लोग होते हैं ना, जिनके दादा परदादाओं ने अच्छे काम किए होते हैं, जो जिनके दादा परदादा दानिशमंद होते हैं, उनका नाम लिया जाता है। जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे हों, जिसके दादा ने, वो अपने दादा का नाम क्या लेगा। और कांग्रेस को एक बड़ा इंटेंशनली उसको डिफेम करने के भी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती है कि कांग्रेस को, अपोजिशन को खत्म कर दिया जाए। और जिन शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे शब्द बोल सकते हैं तो ये घर में क्या क्या बोलते होंगे, क्या क्या प्लानिंग करते होंगे। कांग्रेस की कितनी चिंता है इनको। भारतीय जनता पार्टी की ऐसा प्रतीत होता है कि इनको चिंता नहीं है। पिछले 8 साल से सत्ता में हैं, ये नहीं बताएंगे कि कितना रोजगार दिया। 2 करोड़ साल रोजगार देने का वादा किया था, कितना दिया नहीं बताएंगे। 60 लाख से ज्यादा पद केंद्र में खाली हैं, नहीं बताएंगे। 30,000 क्लेम किया LG एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 30,000 और 5 लाख 2 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। 5 लाख तो छोड़ दीजिए ना, वो तो मैं और आप गिन नहीं सकते। फिलहाल हम 30,000 की बात करते हैं ना, कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत वो रिक्रूटमेंट हुई, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत वो रिक्रूटमेंट हुई, या कोई बैकडोर एंट्री हुई, कोई पब्लिक, कोई छापा गया। आप 1-1 लाख आदमी को, अनएम्प्लॉयड को, अपने आदमी को खुश करने के लिए बैकडोर लगाते रहे, और जिनके जेन्युइन हक थे उनके हक मारते रहे। वो ठीक था या ये जेन्युइन बुला रहे हैं? मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर 30,000 एम्प्लॉय लगे हैं, आप उसको पब्लिश कीजिए, बताइए। 12.5 करोड़ रोजगार इस पूरे देश से चला गया। 45 लाख लोग जो हैं वो मारे गए कोरोना काल में। और ये हमारा नहीं, अंतरराष्ट्रीय आंकड़ा है। किसका है? WHO का। गंगा में लाशें तैरती दिखाई दी, गंगा किनारे लाशें दफनाई गई, उसकी बात नहीं करेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जम्मू से चली गई, पूरे देश में लघु उद्योग खत्म हो गया। छोटा दुकानदार त्रस्त है, मरने के कगार पे, अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। युवा रोज प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी, और युवा रोज प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर भी, चाहे वो CISF के हों, BSF के हों, आर्मी के एस्पिरेंट हों, PHE हों, डेली वेजर्स हों, और PSI के ऊपर इन्होंने जांच बिठा दी। सत्यपाल मलिक जी ने बहुत सारे इल्जामात लगाए हैं। सत्यपाल मलिक जी जब गोवा में गवर्नर बन के गए, उन्होंने कहा गवर्नर, गोवा सरकार में भी बहुत सारी बंगलिंग्स हैं। जब वो केंद्र में गए तो उन्होंने केंद्र सरकार को भी बड़े आरोप प्रत्यारोप किया। और उन्होंने यहां तक कहा कि जब उन्होंने अमित शाह जी से बात की तो अमित शाह जी ने कहा
कि प्रधानमंत्री जी का दिमाग सठिया गया है। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं। तो क्या इन्होंने सत्यपाल मलिक जी के कहने पे प्रधानमंत्री जी का इलाज कोई कुशल मंगल, हम तो चाहते हैं कि वो कुशल मंगल रहे। जी, आखिरी सवाल आपसे रमेश जी, ये आरोप लगाते हैं हमेशा ही, हालांकि पीओके की वापसी की चर्चा चल रही थी, लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि आपका यानी भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी के संघर्ष में कोई भूमिका नहीं है। ऐसा है, अगर देश आज दिशा पकड़ रहा है, जी, देश अगर इतने सालों बाद दिशा पकड़ रहा है, तो जो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई, माइनस जीडीपी की दिशा पकड़ रहा है, उसकी बेरोजगार युवा हो रहा है, उसी स्पीड की बात कर रहे हैं, उसी दिशा की बात कर रहे हैं। एक रोजगार आप दे नहीं पा रहे, जीडीपी को आप देख नहीं पा रहे। कपिल जी, एक सोच और एक विजन को लेकर हम लोग, कौन सी सोच, कौन सी विजन, मैं भी आज आपसे सुनना चाहता हूँ ना, बता दीजिए ना, कौन सा विजन? मैं बताना, क्या रोजगार बढ़ाने के लिए कोई आपके पास पॉलिसी प्रोग्राम है? देश जैसे जीडीपी को बढ़ाने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम है? युवाओं को रोजगार देने के लिए आपके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम है? नहीं है। सुन लीजिए, इधर उधर की मत कीजिए, इधर उधर की बात नहीं है। देश जो काफिला लुट रहा है उसकी बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। जो काफिला लुट रहा है उसकी बात कीजिए, उसके बारे में बताइए। जो पिछले 8 साल से लुट रहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां क्या है पिछले 8 साल की। गांधी ने इनको साफ कह दिया था कि आप नेता और आरएसएस के नेता ही करते थे। कांग्रेस के लोगों को नहीं पता कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, सरदार पटेल जी ने क्या कहा, लेकिन इनको पता है क्योंकि यही सारी मीटिंग्स अटेंड करते थे उस वक्त। अपने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास तो बताएंगे नहीं, आरएसएस का इतिहास तो बताएंगे नहीं। सुनेंगे तो बताएंगे, बताइए ना। आप जो सुनने के मूड में नहीं है। नहीं, मैं सुनने के मूड में हूँ, क्योंकि आपके पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। की बात करते हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आजादी से पहले इनके कार्यकर्ता नहीं थे, इनके साथ भी जुड़े हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार किसी समय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, बाद में उन्होंने देखा कि अगर देश आजाद होने वाला है ना, कांग्रेस में थे वो भी, एक साल रहे, थोड़ी सी जेल हुई, जेल बर्दाश्त नहीं हुई, नया संगठन बना लिया। इसलिए मेरा ऐसे बोलिए ना, इसलिए ऐसे बोलिए ना। मेरा ये मानना है, इन्होंने सिर्फ कोई खिचड़ी हलवा खाना सीखा है, इनको संघर्ष करना नहीं सीखा। इन्होंने अगर ये ईमानदार होते तो हर बात के ऊपर राजनीति नहीं करते, ये सेकुलर लफ्ज को इतना बेढंगा ना बना देते। आज सेकुलर की सही डेफिनेशन इंप्लीमेंट हो रही है फील्ड में। लिंचिंग करके आप ही तो डेफिनेशन दे रहे हैं देश दुनिया को, लिंचिंग करवा के और हत्याएं करवा के आतंकवादियों को नॉमिनेशन के पर्चे बांट के अपने संगठन में शामिल करके आप ही सेकुलर की डेफिनेशन दे रहे हैं। गोल्डन टेम्पल में आपने हथियार आने दिए, गोल्डन टेम्पल में आपने ऑपरेशन किया, हथियार आपने सप्लायर किया है, आपने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।